हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं हिस्ट्री की क्लास शुरू कर रहा हूँ। पीछे हम लोगों ने रीजनिंग की क्लास और पॉलिटी की क्लास शुरू कर ली है। आज जो जीएस सेक्शन का एक सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी क्लासेस मैं लेना शुरू कर रहा हूँ। उसके आगे वाले सेशन में मैं इकोलॉजी और जियोग्राफी लाऊंगा। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो जियोग्राफी प्लस इकोलॉजी की क्लास होगी वो मैं एक ही में लूँगा, क्योंकि जितना मैंने नोटिस किया है बीपीएससी के एग्ज़ाम्स को, ये क्लासेस मैं बीपीएससी के लिए ले रहा हूँ। फिर से मैं एक बार आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, जो आपका टीआरई 4 आने वाला है, ठीक है। तो जितने बीपीएससी के एग्ज़ाम हुए उसमें मैंने नोटिस किया है कि जो जियोग्राफी के क्वेश्चन आते हैं वो मिक्स आते हैं इकोलॉजी के साथ में, एक ईवीएस जिसको आप बोलते हैं। तो हम लोग इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि जियोग्राफी में ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपके काम के नहीं हैं, जिनसे बीपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। क्योंकि जियो वाले पोर्शन में मैंने नोटिस किया कि बीपीएससी बिल्कुल फैक्ट पे जाता है कि इस चीज़ को क्या कहते हैं। कभी कभी वो पूछ लेता है इस तरीके के जो चट्टानें होती हैं उनको क्या बोलते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ चुका है। तो मैं उस चीज़ को ध्यान में रखकर अपने मैं जो पढ़ाऊँगा वो इस तरीके से होगा। दूसरी चीज़, आप जहाँ भी कोचिंग कर रहे हैं आप करिए। मैं पहली बार आपकी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, तो मैं आपको किसी भी तरीके का कोई भी इस तरीके की चीज़ नहीं बोलूँगा कि आपको लगे कि मैं आपको मतलब अपने फ़ायदे के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो मैं ये सब नहीं करने वाला। आप प्रिपरेशन करिए, जितना भी आप मेरे से पढ़ पा रहे हैं पढ़िए। उसके बाद अब जब एग्ज़ाम देंगे उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि आगे आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट लोगों को आप जो सजेस्ट करेंगे तो शायद उसमें मेरा नाम भी होगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। सेम चीज़ हम लोग का रहने वाला है। हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे 1 बाय 1, उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फिर जो भी मुझे ऐड करना है वो मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि प्लासी की बैटल किस ईयर में हुई थी। तो आप लोग ने पढ़ा होगा कि जैसे जिसने भी पढ़ा होगा उसने पढ़ लिया होगा कि प्लासी की बैटल 1757 में हुई थी। लेकिन अब अगर इसको याद रखना है, फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आ गया, लेकिन ये चीज़ें अब आपके पास, अगर आप प्लासी से लेकर 1947 तक का हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, उसमें कई सारे डिटेल्स होंगी, कई सारे फैक्ट होंगे, तो शायद कुछ फैक्ट इधर उधर हो सकते हैं। तो उसको याद रखने का यही तरीका है कि आप फैक्ट पढ़ें, साथ में कुछ ऐसी डिटेल्स, कुछ ऐसे कीवर्ड्स आप पढ़ लें कि जैसे ही वो कीवर्ड्स आपको याद आए या सुनने में आए, आपको समझ में आ जाए कि ये इस वक्त का इंसिडेंट है, और आपको फिर डिटेल याद आ जाएंगी, आप क्वेश्चन बनाने में और आसानी हो जाएगी, राइट। तो हम लोग यहाँ पर वही करने वाले हैं। तो प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई। मैं आपको इसको थोड़ी सी डिटेल आपको बताता हूँ। ये वो लड़ाई थी जब अंग्रेज भारत में आए, तो वो तो पहले ही आ गए थे 1600 में, और भी दूसरी कंट्री के फ्रांस, डेनमार्क और पुर्तगाल, ये सब आ गए थे, ठीक है। लेकिन जैसे बोला जाता है ना कि अंग्रेज़ों ने भारत को लूटा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1757 तक की स्थिति ये नहीं थी। 1757 तक अंग्रेज जो भी भारत में व्यापार कर रहे थे उसमें भारत का ही फ़ायदा था। वहाँ पर 1757 तक अंग्रेज ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे थे जिससे भारत को कोई नुकसान हो या भारत की वेल्थ में कोई बढ़ोतरी ना हो, ठीक है। क्योंकि 1757 तक का केस ये था कि मान लेते हैं कि अंग्रेज़ों को, जैसे हाँ ये था कि 1757 तक कुछ चीज़ें ऐसी थी, जैसे दस्तक वाला एक केस था कि उनको मतलब टोल नहीं देना पड़ता था, वो राजा से सिफारिश ले लेते थे, और फिर उस जो दस्तक उनको मिलता था उसका इस्तेमाल जो इंडिविजुअल, जो मतलब एक इंडिविजुअल व्यापारी होते थे, अंग्रेज़ों के जो ऑफिसर्स होते थे, वो उसका फ़ायदा उठाते थे। तो ये कुछ ड्रॉबैक थे, बट फिर भी इंडिया प्रॉफिट में था उस वक्त। उसका रीज़न ये है कि जैसे कि जो भी ज़रूरतमंद की चीज़ें वो भारत से निर्यात करते थे इंग्लैंड के लिए, उसके लिए वो पे करते थे। ये वो समय था 1700 के आसपास का, ये वो समय था जब अमेरिका की खोज हो चुकी थी, ठीक है। और वहाँ अमेरिका में इन लोगों को बहुत सारा खजाना मिला था, जैसे सोने चांदी, इस तरीके के बहुत खजाना उनके पास मिला था। तो वो उस खजाने को से ट्रेड करते थे भारत में। तो भारत में सोना चांदी, वो खजाना भारत में आता था, और यहाँ से वो अपने ज़रूरतमंद की, से मसाले हो गए, सूती कपड़ा हो गया, नील हो गई, ये सब वो यहाँ से निर्यात करते थे इंग्लैंड के लिए। तो ये वो समय था, यहाँ तक कि सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर अंग्रेज़ों को लगा कि
हमें प्रॉफिट अगर चाहिए तो हम किसी भी तरीके से भारत की वेल्थ पर अपना अधिकार ले लें। तो उन्होंने क्या किया कि जो कोलकाता था, जो उस वक्त कलकत्ता था, वहाँ पर उन्होंने किला बनाया। ठीक है, मतलब वो एक राजनीतिक तरीके की चीज़ें थी, तो किसी तरीके से अपनी पैठ जमाना चाह रहे थे। तो 1757 सॉरी ये वही समय था जब 1757 में फ्रांस और इन दोनों के बीच में भी लड़ाई चल रही थी, अंग्रेज और फ्रांस के बीच में। तो अंग्रेज़ों ने अपना किला बनाया, अपनी सेना रखी, और जो कोलकाता का उस वक्त राजा था, जो कि था आपका सिराजुद्दौला, उसको ये सब पसंद नहीं आया और उसने इनको मतलब इन पे अटैक कर दिया और इनको वहाँ से भगा दिया। तो यहाँ पर अंग्रेज जीत भी नहीं सकते थे। लेकिन जब अंग्रेज़ों को भगाया गया तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, कूटनीति करी। कूटनीति क्या करी, जिसको तुष्टीकरण कहते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि ये जो उनका उसको क्या कहते हैं हम लोग, जैसे जो मीर जाफ़र था इनका सेनापति जो था सिराजुद्दौला का, उससे इन्होंने साठगांठ कर ली, और कुछ बड़े व्यापारी थे उस वक्त कलकत्ता में, उनसे साठगांठ कर ली। तो उससे क्या हुआ कि सेनापति अंग्रेज़ों के साइड में हो गया, उनसे मिलकर काम करने लगा। और धोखे की वजह से, मतलब जो प्लासी की लड़ाई थी वो अंग्रेज़ जीतते नहीं, ठीक है, वो एक धोखे की वजह से अंग्रेज़ जीत गए, वो था मीर जाफ़र। सोचिए आप, एक गलती, मीर जाफ़र का एक लालच की वजह से वो लोग भारत पे 200 साल राज कर पाए। तो यहाँ पर ये चीज़ हुई। तो इन मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला को मारा, और ये लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, अंग्रेज़ धोखे से जीत गए। जब ये लड़ाई जीत गए तो यहाँ पर क्या हुआ कि उनके पास बंगाल की जो दीवानी थी, दीवानी मतलब जो भी जितना भी टैक्स आता था, कर आता था, वो अंग्रेज़ों को मिलने लगा। मतलब वेल्थ पे पूरा इनकी पकड़ बन गई। अब ये लोग क्या करते थे, बंगाल से टैक्स लेते थे, जो टैक्स का पैसा होता था वो भारत का ही होता था। उसी पैसे से ये लोग क्या करते थे, जो अभी तक क्या कर रहे थे कि ये सोना चांदी लाते थे अमेरिका से, उसको यहाँ पर लाते थे और उससे ट्रेड करते थे, इंडिया से चीज़ें खरीदते थे, उनको निर्यात करते थे। अब ये क्या कर रहे थे, इन्होंने जो बंगाल से टैक्स लिया, उसी टैक्स के पैसे से चीज़ें खरीदी, उनका निर्यात किया इंग्लैंड में, और फिर से जब वो टैक्स का पैसे से खरीदी तो वो टैक्स किसके पास पहुंच गया, फिर से पब्लिक के पास पहुंच गया। फिर से जब वो चीज़ें उगाते थे और फिर वो जब टैक्स लेते थे फिर अंग्रेज़ के पास आता था। तो दैट मीन्स ये साइकिल शुरू हो गई, इंडिया का पैसा वो ले रहे थे, उसी से चीज़ें खरीद रहे थे, और फिर से वो लोग टैक्स देते थे, फिर से वो खरीदते थे, फिर से टैक्स देते थे, फिर से वो लोग खरीदते थे, और ये साइकिल चलने लगी। तो इसमें हुआ क्या कि वो इंडिया के पैसों से ही इंडिया की चीज़ खरीद कर बाहर दे रहे थे। दैट मीन्स इंडिया में जो प्रोडक्शन चल रहा है वो निर्यात हो रहा है बाहर, लेकिन भारत में बाहर से कुछ नहीं आ रहा था। अभी तक सोना चांदी आ रहा था, लेकिन अब वो बंद हो गया। ठीक है, तो यहाँ से असली जिसका धन का बहिर्गमन कहते हैं, जो थ्योरी आपकी दी थी जो हमारे दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने, और यही वो थ्योरी थी जिसके बाद से, यही वो चीज़ थी जिसके बाद से इनकी पकड़ बनती चली गई। वो इतने पावरफुल हो गए, जैसे बोला जाता है ना, 1757 की लड़ाई तो अंग्रेज़ धोखे से जीत गए, लेकिन जो 1964 की लड़ाई हुई थी, बक्सर का युद्ध, वो पूरी अपनी पावर से जीते थे। और जब बक्सर का युद्ध हुआ तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों ने दिखा दिया कि अब उनसे पावरफुल इंडिया में कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ से फिर सफ़र शुरू होता है गुलामी का। तो मैंने आपको जो डिटेल्स समझाई, अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ हुई थी। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन तो एक ही कि प्लासी के बैटल कब हुआ, लेकिन यहाँ से कई सारे अगर क्वेश्चन भी बन जाते हैं तो आप उनका आंसर देने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, 1757। अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो मैंने बताया लगभग वही होगा। प्लासी की लड़ाई 1757 में लड़ी गई थी, जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत करी। क्यों शुरुआत करी, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अभी तक आप पढ़ते होंगे कि ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत करी, फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते होंगे कि ये तो 1600 में ही आ गए थे, तो फिर ये इस सेंटेंस का क्या मतलब है। तो अभी आपके दिमाग में ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नवाब सिराजुद्दौला का निर्णायक जीत थी। मतलब इस लड़ाई के बाद उनके पास
जो टैक्स का या जो दीवानी की पावर थी वो अंग्रेज़ों के पास चली गई, जिसके बाद से फिर इंडिया की गुलामी शुरू होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन सेकंड है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है वॉरेन हेस्टिंग्स, और ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। अब देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर बताता हूँ। जैसे 1757 की जब लड़ाई हुई, ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने बंगाल पे तो जीत लिया, बंगाल को जीत लिया, लेकिन वो चाहते नहीं थे कि वो डायरेक्ट शासन में। उसकी वजह ये थी कि उनको इस बात का डर था कि मान लेते, क्योंकि उनका पहला जो टारगेट था वो व्यापार करना ही था। वो इस मकसद से भारत नहीं आए थे कि उनको भारत पर राज करना है। उनका पहला जो प्रायोरिटी थी वो थी व्यापार करना, ट्रेड करना। तो इसलिए सिर्फ 1757 में वो प्लासी की लड़ाई जीत गए, तो उनके पास पावर तो आ गई, लेकिन वो चाहते नहीं थे कि वो राज करें। और उसकी राज ना करने की वजह ये थी कि उनको लगता था कि अगर उन्होंने भारत बंगाल पे शासन करना शुरू कर दिया या कोई अंग्रेज शासक बन गया, तो उस कंडीशन में विरोध उत्पन्न हो जाएगा पूरे भारत में। और ये वो समय था कि जब मतलब भारत के कई हिस्सों में बहुत पावरफुल राजा थे जो कि भारत के ही थे, तो वो इस चीज़ को नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, भारत के ही लोगों को पहले नवाब बनाया। जैसे शुरुआत में मीर जाफ़र, क्योंकि मीर जाफ़र ने मदद करी थी, मीर जाफ़र को बनाया। फिर मोहम्मद बिन कासिम, आई थिंक कासिम जो भी थे उनका शायद यही नाम था, ठीक है, तो इनको उन्होंने नवाब बनाया। और जो दीवानी की शक्तियाँ थीं, ठीक है, वो अपने पास रखी। इसका मतलब क्या था, जैसे आज के समय में आप देखते हैं राष्ट्रपति सबसे उच्च पद है भारत में, है ना, लेकिन सारी शक्तियाँ किसके पास होती हैं? प्रधानमंत्री के पास। वैसे ही नवाब जो था उसको सिर्फ दिखावे के लिए रखा था, लेकिन नवाब किसकी सलाह पे काम कर रहा था? प्रधानमंत्री, मतलब प्रधानमंत्री, या हम लोग क्या कह सकते हैं, अंग्रेजों की सलाह पे काम कर रहा था, राइट। तो ये जो आपको द्विशासन पद्धति आपने सुना होगा, वो यहीं से शुरू होती है। मतलब इससे पहले भी एक बार हुआ था, वो मैं आपको समझा दूंगा कब हुआ था। वो एक्चुअली में हुआ था 1700 जब आपका डुप्ले लड़ाई लड़ रहा था फ्रांस और अंग्रेज़ के बीच में, तब इस चीज़ की शुरुआत हुई थी। लेकिन वो अभी आपका समय नहीं है, मतलब वो अभी आप उस चीज़ से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप इतना द्विशासन जो पद्धति थी वो यहाँ से शुरू होती है। आप अभी सिर्फ इतना याद रखिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक। तो यहाँ पर क्यों वो राज नहीं करना चाहते थे, मैंने ये भी बता दिया, ठीक है। उनके पास दीवानी की शक्तियाँ थी, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो अब बात आती है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका मतलब क्या है ये भी समझ लेते हैं। देखिए, बंगाल पे जब, देखिए बंगाल को शुरुआत में तो उन्होंने राज नहीं किया, लेकिन 1773 का एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट जिसको आप बोलते हैं। ये इसलिए आया था रेगुलेटिंग एक्ट, क्योंकि जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट में जो बैठे हुए थे, उनको ऐसा लगने लगा था कि भारत में जो ट्रेड चल रहा है या भारत में जो लोग काम कर रहे हैं अंग्रेज़ों की, इंग्लैंड की तरफ से, उनकी, क्योंकि जो 1764 की लड़ाई थी ना, वो उन लोगों ने अपनी खुद की पावर की वजह से जीती थी। मतलब 1764 का जो बक्सर की लड़ाई थी, उसमें अंग्रेज़ों को किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ी थी। वो खुद इतने पावरफुल हो गए थे, क्योंकि 1757 से उनके पास पैसा आना शुरू हो गया था। अब इस चीज़ को बना के रखना था, तो उन्होंने अपनी सेना को मजबूत किया। और 1764 तक वो इतने पावरफुल हो गए कि उन लोगों ने 3 लोगों को मिल के हराया। एक अवध के राजा को, एक दिल्ली के राजा को, ठीक है, और एक बंगाल का, ठीक। क्योंकि बंगाल का मतलब जो राजा था वो अंग्रेज़ों की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा था, जो नवाब थे, तो वो भाग के दूसरी जगह चला गया। और फिर इन दोनों के साथ में, मतलब अवध के राजा और दिल्ली के राजा के साथ मिलकर, तीनों लोगों ने मिलकर अंग्रेज़ों पर जो 1764 की लड़ाई हुई थी, वो इन लोग की लड़ाई हुई थी, उसी को हम लोग बक्सर का युद्ध कहते हैं। तो उस लड़ाई में अंग्रेज़ों ने किसी की हेल्प नहीं ली, तो इनकी इतनी पावरफुल सेना हो गई थी, जिसको देखकर इंग्लैंड की पार्लियामेंट को लगा कि ऐसा ना हो कि एक कंडीशन ऐसी आ जाए कि हमारा ही विरोध शुरू कर दें, कि क्योंकि उनको ये डर था कि अभी तक तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि
जैसे इन लोग को एक चार्टर मिला था। चार्टर ये था कि कोई भी इंग्लैंड की कंपनी, कोई दूसरी कंपनी भारत में जाके व्यापार नहीं करी थी। उसका उसका रीज़न ये था, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। क्योंकि इंग्लैंड के जो डायरेक्टर्स थे, जो जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे या जो कंपनी के जो स्टॉक होल्डर थे, उनका ये मानना था कि अगर कई सारी कंपनियां सिर्फ इंग्लैंड से ही भारत में जाएंगी, मान लेते हैं जैसे दो चार चार कंपनियां आ गई, ठीक है, एक कंट्री में एक ही चीज़ के लिए, एक ही चीज़ के व्यापार के लिए, तो उस कंडीशन में उनका आपस में क्या कंपटीशन बढ़ेगा। जब कंपटीशन बढ़ेगा तो एक चाहेगा कि मेरा सामान ज़्यादा बिके, ठीक है। उस कंडीशन में ये क्या करेगा, अगर ये 100 रुपये का बेच रहा है तो ये क्या करेगा, 90 का बेचना शुरू कर देगा। जब ये 90 का बेचेगा जिसको ज़्यादा बिकना लगेगा, फिर इसको लगेगा कि ये 90 के बेच रहा है, हम 80 का बेचें तो फिर इसका ज़्यादा बिक, तो ये कंडीशन ना आए, इसलिए इंग्लैंड ने चार्टर रिलीज़ किया था कि सिर्फ एक ही कंपनी भारत में जाएगी, और वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। जिसको भी व्यापार करना है वो या इसी में अपना स्टॉक होल्डर बन जाए, ठीक है। तो ये एक शर्त थी। तो इंग्लैंड को अब लगने लगा कि एक ऐसी कंडीशन ना आ जाए कि ये इतने पावरफुल हो जाए इंडिया के अंदर कि हमारा ही विरोध शुरू कर दें, हमारे ही अगेंस्ट में खड़े हो जाएं। तो ऐसी कंडीशन ना होने पाए, इसके लिए इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने क्या किया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट रिलीज़ किया, ठीक है। और इसमें नियम कानून बना दिए कि कंपनी भारत में कैसे काम करेगी, ठीक है, इतना आप जान लीजिए, ठीक है। तो जब 1773 का आया तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे आपके बन गए उस वक्त, 1772 से लेकर 1785 तक आपके वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर थे, ठीक है, ठीक। और एक्चुअली में ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पे वो ऑप्शंस नहीं दे रखे हैं जिसकी अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो ये यहाँ पे बंगाल के गवर्नर जनरल की बात होनी चाहिए, ठीक है, ठीक। तो वो थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग, क्योंकि इनका कार्यकाल था 72 से 85 तक की, और ये और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उस रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करी गई थी। तो भारत में हम कह सकते हैं बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। भारत के पहले गवर्नर जनरल 1833 में बने थे, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट। तो मैंने आपको यहाँ पर, अब देखिए मैं आपकी प्रिपरेशन उस तरीके से नहीं करा रहा हूँ कि मैं आपका एक किताब खोल के मैंने रख दी, आपको मैं स्टोरी समझा रहा हूँ। मैं आपको जो भी फैक्ट इसमें आ रहा है उस फैक्ट के अराउंड मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है। उस सर्कल में मैं आपके फैक्ट बिठा रहा हूँ, आपको बस इसको सुनना है और बहुत अच्छे से सुनना है। अब अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए 1773 द रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, तो आप पूरा, आप वो जो सर्कल के किनारे आप जितनी भी नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ वो वहाँ पर है, आप फिर उसको घुमाना शुरू करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यही क्वेश्चन आ गया कि पहला बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो अब आपको पता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल की शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है। तो अगर आपको सारे जितने मतलब ज़रूरी है कि कौन कौन से गवर्नर थे, किसने कब तक किसकी पदावधि थी, तो अगर आपको ये याद है, अब जैसे अभी मैंने क्या किया, मुझे पता था कि 1772 से 1785 तक वॉरेन हेस्टिंग्स रहे, और मुझे पता है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, और ये रेगुलेटिंग एक्ट ही था जिसने बंगाल के गवर्नर जनरल की शुरुआत करी। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर 1773 में आया है, 1773 में इस पद की शुरुआत हुई है, तो फिर कौन हुआ होगा पहला, वॉरेन हेस्टिंग्स हुआ होगा, राइट। इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई, आपको सिर्फ सुनना है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, अब दोबारा से वीडियो देखिए, नहीं हो रहा है आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इसको जब हम भारत के गवर्नर जनरल की बात करते हैं ना, आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, तो वो कंडीशन थी जब भारत पे उनका कब्जा हो गया था, मतलब एक भारत की पूरी राजनीति अब इंग्लैंड के हाथ में आ गई थी।
लेकिन अभी का जो समय है 1773 वाला, ये सिर्फ बंगाल के विषय में बात चल रही है। तो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल की बात हुई थी, तो यहाँ पर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करने के लिए इसको ये गलत लिख गया है, ये बंगाल के गवर्नर जनरल की बात हो रही है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने 1773 से 1775 तक, 1782 एक्चुअली में, 1772 में उनको बनाया गया था, लेकिन गवर्नर जनरल वो जब बने थे तो वो 1773 में बने थे, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट तब आया था। उन्होंने भारत में ब्रिटिश प्रशासन की संरचना स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम लोग और भी डिटेल में इसको पढ़ेंगे आने वाली आगे की क्लासेस में, ठीक है। पहले हम लोग एक तरीके से एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, आप उसको समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में प्रारंभ हुआ? आई थिंक ये सभी को मालूम है, मेरठ में इसकी शुरुआत हुई। 1757 का सिपाही विद्रोह, जिसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, मेरठ से शुरू हुआ। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक प्रमुख लेकिन अंततः असफल विद्रोह था। इसको असफल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें भारत के बहुत से ऐसे पार्ट थे जहाँ पर ये विद्रोह पहुँचा ही नहीं। अब आज के समय में होता तो बात अलग थी, क्योंकि आज तो चुटकियों में चीज़ें एक दूसरे तक पहुँच जाती, लेकिन उस वक्त सोचिए कोई भी इस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं थी। केवल एक ही तरीके था, या तो आप पत्र भेजे तो उसको पहुँचने में भी टाइम लगता था, कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाकर ये सब करे तो उसमें तो, अब देखिए कानपुर में विद्रोह हुआ तो यहाँ के लोगों को मालूम ही नहीं था, फिर जब तक यहाँ पहुँचा तब तक कानपुर का शांत करा दिया गया। तो ये सिचुएशंस थी। अदरवाइज़ अगर आज का समय होता और आज के समय में 1857 जैसा विद्रोह हो जाए तो आग की तरह इन्फॉर्मेशन फैलेगी और पूरे देश में एक साथ वो विद्रोह हो जाएगा, और फिर मान लेते हैं कि अंग्रेज आज के समय होते तो वो उसी दिन छोड़ के भाग जाते, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था, ठीक है। तो इसमें कुछ खास बताने वाला है नहीं, मैंने आपको बता दिया। इस वाले टॉपिक में आपको याद रखना है कि जो मेन चीज़ें वो आपने याद भी करी होंगी, अब उसको याद कर लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पर किसने किसने विद्रोह का भार संभाला और किसने, कौन से ऑफिसर ने उस विद्रोह को शांत कराया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वो था 1885 में, ठीक है। A.O. ह्यूम ने की थी, और इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मांग करने वाली प्रमुख संगठन बन गया। इसके बारे में मुझे बहुत कुछ बताना है कि आखिर ये कैसे शुरू हुआ, और इसके बनने के बाद एक थ्योरी आई थी जिसको बोलते हैं सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, वो आने वाले वीडियो में कवर होगा। आप अभी के लिए मैं क्या कह रहा हूँ, अभी ये पहली क्लास है, हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे, और आपने अगर हिस्ट्री पढ़ ली है तो आप चीज़ें रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। हु वॉज द वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, ठीक है। 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन, यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगर आपको याद हो तो BPSC TRE 3 में क्वेश्चन आया था कि बंगाल के विभाजन को रद्द करने के समय कौन से वायसराय थे, तो वायसराय कौन थे आपके? लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। लेकिन जब हुआ था तो होने के वक्त कौन थे वायसराय? वो थे आपके कर्जन। तो यहाँ पर विभाजन के समय की बात कर रहे हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपके क्वेश्चन आपके आसपास पहुँच रहे हैं BPSC के क्वेश्चन पेपर के, आपको खुद भी समझ में आ रहा होगा। लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे जिन्होंने 1905 में बंगाल का विभाजन लागू किया। यह विभाजन धार्मिक आधार पर बंगाल क्षेत्र को विभाजित करने के उद्देश्य से किया गया था, और जिससे व्यापक विरोध हुआ था। एक्चुअली में उस वक्त जब ये विभाजन हुआ था तो विभाजन करने की वजह ये थी क्योंकि जितने भी आपने, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ध्यान से और आप इस एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जितने भी बड़े बड़े आंदोलन हुए वो सारे बंगाल साइड से ही हो रहे थे उस वक्त, क्योंकि उस वक्त बंगाल बहुत एक्टिव था, ठीक है। मतलब
बंगाल एक समय हम कह सकते हैं कि बहुत, मतलब पूरे भारत में अगर जो विकसित सबसे ज़्यादा राज्य था वो बंगाल था। और बंगाल उस वक्त कई सारे उसमें राज्य मिले हुए थे आज के, जैसे उड़ीसा, बिहार, झारखंड, ये सब बंगाल के हिस्से थे। तो उस वक्त क्या हुआ कि जितने भी विरोध प्रदर्शन हो रहे थे अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में, उसकी शुरुआत बंगाल से ही हो रही थी। और जितने भी मतलब कि ऐसे लोग थे जो समाज सुधार के रूप में काम कर रहे थे, जो अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में चीज़ें उठा रहे थे, पत्रिकाएं निकलवा रहे थे, समाचार पत्र निकलवा रहे थे, वो बंगाल से ही आ रहे थे। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, और उस वक्त की कंडीशन ये थी कि जो हिंदू मुस्लिम में एकता थी वो बहुत गहरी थी। तो अंग्रेज़ों को लगा कि क्योंकि बंगाल का जो ईस्टर्न पोर्शन था, बंगाल, जैसे अगर आपको कन्फ्यूज़न होती होगी ना अभी कि बंगाल के दो पार्ट, एक तो वेस्ट बंगाल जो आज के समय में है ना, और इधर वाला आपका बांग्लादेश है। तो आप सोचते होंगे कि भारत का वेस्ट पार्ट तो गुजरात है, तो बंगाल को, जो बंगाल है उसको वेस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो तो भारत के ईस्ट में है। आपने अगर कभी ध्यान से इस चीज़ को अगर नोटिस किया होगा तो आपको कन्फ्यूज़न होती होगी कि बंगाल तो ईस्ट में है इंडिया के, तो उसको वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं, क्योंकि उस वक्त बंगाल इस तरीके से था, ठीक है। और इसको दो भागों में बांटा गया। तो ये वाला पार्ट आपका ईस्ट था और ये वाला पार्ट आपका वेस्ट था, ठीक है। ईस्ट बंगाल में मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी और वेस्ट बंगाल में हिंदू आबादी ज़्यादा थी। ईस्ट बंगाल बाद में अलग होकर पाकिस्तान को दे दिया गया, ठीक है, जो कि उसके बाद बांग्लादेश में कन्वर्ट हो गया। और वेस्ट बंगाल आज के समय में एग्जिस्ट करता है, जो आप सुनते हैं, ठीक है। तो इसलिए, ठीक है, कि वहाँ पे बंगाल के दो पोर्शन हुए थे, जो कि ईस्ट और वेस्ट, इसलिए उसको वेस्ट बंगाल कहते हैं। जो अभी हमारे पास है वो वेस्ट वाला बंगाल है, इसलिए उसको वेस्ट बंगाल कहते हैं, वो भले ही भारत के ईस्ट में हो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो अंग्रेज़ों को लगा कि अगर हम यहाँ पर इसके दो भाग कर दें, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि ईस्ट में मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी और वेस्ट में हिंदू आबादी ज़्यादा थी, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि इसको दो भागों में विभाजित कर दिया। और इससे दो चीज़ें हुई। पहली तो जो एकता थी वो भी खंडित हुई, हालांकि कई सारे विरोध प्रदर्शन हुए, बहुत चीज़ें हुई, उसके बाद इसको जोड़ा भी गया। लेकिन जोड़ने जब 1911-12 में ये चीज़ें हुई, हार्डिंग के समय, लॉर्ड हार्डिंग के समय इस विभाजन को रद्द किया गया। लेकिन उस रद्द में पूरी तरीके से उसको रद्द नहीं किया गया था, बहुत सी चीज़ें वैसे ही रिमेन रह गई थी। तो अंग्रेज़ों का मानना था कि अगर हम इसको अलग कर देंगे तो एक तो हिंदू मुस्लिम में फूट पड़ जाएगी, ठीक है, तो उनका शासन करना आसान हो जाएगा। और दूसरी चीज़, जो विरोध प्रदर्शन उठ रहे थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। तो इस उद्देश्य से इसको विभाजित किया गया था। लेकिन जब ये चीज़ें सामने आई तो अंग्रेज़ों ने कहा कि उनके विभाजन करने की वजह यह है कि बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य है और उसको छोटे छोटे राज्यों में विभाजित कर देंगे तो वहाँ पर शासन करना आसान हो जाएगा। तो ये अंग्रेज़ों का तर्क था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी स्टार्टेड द दांडी मार्च इन विच ईयर। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये आपका 1930 में था कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था, ठीक है। महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी मार्च शुरू किया, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। ब्रिटिश नमक कर के खिलाफ विरोध करने के लिए यह अहिंसात्मक प्रतिरोध एक महत्वपूर्ण कार्य था या कारण था। देखिए यहाँ पर मैं इसमें कई चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करनी है, लेकिन मैं इसको यहीं पे रोक रहा हूँ क्योंकि अभी के लिए मैं आपको जो इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ना, क्यों, अब देखिए सीधे सीधे प्लासी से हम लोग कहाँ 1930 पर आ गए, तो अभी इसका कोई सेंस बनता नहीं है मैं आपको डिटेल्स 20 से बताऊँ। मैं नेक्स्ट क्लास से क्या करूँगा कि मैं टॉपिक वाइज टॉपिक लाऊँगा, मतलब मैं एक लाइन से ऐसे टॉपिक डिज़ाइन करूँगा कि उस टॉपिक के बाद अगला टॉपिक आएगा तो पीछे वाला टॉपिक से आप रिलेट कर पाएंगे। तो वहाँ पर मैं जब एक्सप्लेन करूँगा तो आपको जो मैं पुराना एक्सप्लेन कर चुका हूँ तो उसमें आपको हेल्पफुल रहेगा। अब मैं सीधा, अभी मैंने आपको 1757 एक्सप्लेन किया,
फिर मैंने रेगुलेटिंग एक्ट का आपका एक्सप्लेन किया। अब मैं 1930 में एक्सप्लेन कर दूँ तो आपको भी हिस्ट्री समझ में नहीं आएगी, अपने जो पढ़ा रखा होगा कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी। तो मैं इस चीज़ को अभी अवॉइड करूँगा। अभी के लिए आप सिर्फ जो मैं फैक्ट पढ़ा रहा हूँ उसको देख लीजिए, फिर हम लोग लाइन से टॉपिक करेंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा समझना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? वो थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। और पहले आपके जो सचिव थे वो थे आपके A.O. ह्यूम। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे जिन्होंने 1885 में आयोजित पहले सत्र में सेवा दी थी या की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 1942 में। तो अभी आपने याद किया होगा ना, तो आपने इसी तरीके से फैक्ट याद कर लिए होंगे कि किस वर्ष शुरू हुआ, कौन कौन की पीपल थे, ठीक है। लेकिन जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो मैं उसकी अराउंड में एक सर्कल बनाऊंगा, उसमें कई सारे फैक्ट मैं आपको दूंगा। तो जब आप किसी भी कीवर्ड को टच करेंगे ना, आपके सामने कोई भी कीवर्ड आएगा, आपका पूरा सर्कल आपको नाचने लगेगा इन्फॉर्मेशन के साथ। आप फिर उस इन्फॉर्मेशन से जो भी आपसे पूछा गया उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके आप आंसर दे पाएंगे। मैं आपको उस कंडीशन में लाना चाहता हूँ, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ, जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की मांग की गई। यह महात्मा गांधी द्वारा नेतृत्व किया गया एक बड़े पैमाने का विरोध था। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको ऐड कर देता हूँ कि यह पहला आंदोलन था जब महात्मा गांधी जी के मुंह से ऐसे शब्द निकले जिनको सुनकर लोगों को लगा, या जो इतिहासकार हैं उनको वो ऐसा मानते कि ये पहली बार ऐसा था जब महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का त्याग करके हिंसा को पकड़ लिया था, क्योंकि उन्होंने नारा दिया था करो या मरो का, राइट। यही वो आंदोलन था जिसमें ये नारा दिया गया था। तो बहुत सारे इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये वो समय था जब गांधी जी को ये रियलाइज़ हो गया था कि अहिंसा का अगर अभी भी सहारा लिया गया तो शायद आज़ादी अभी और देर से मिलेगी। तो इस वाले आंदोलन में गांधी जी ने ये कहा करो या मरो का नारा दिया था, क्योंकि गांधी जी को मतलब ये इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि उनकी गिरफ्तारी होने वाली है और वो नेतृत्व कर नहीं पाएंगे। तो जो जनता थी उनमें जोश भरने के लिए, ताकि ये आंदोलन सक्सेसफुल रहे, उन्होंने क्या कहा कि आप खुद इसका नेतृत्व करेंगे, और इसी वजह से उन्होंने इसका नारा दिया। क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन विच सिटी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र किस शहर में आयोजित किया गया था? तो वो था आपका मुंबई में, या उस वक्त के हम लोग बॉम्बे कह सकते हैं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र 1885 में बम्बई, या जो करंट में हम लोग उसको मुंबई बोलते हैं, में आयोजित किया गया था। एक्चुअली में ये होना पूना में था, लेकिन उस वक्त वहाँ पे प्लेग फैल गया था, तो जिसकी वजह से ही मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था। द रॉलेट एक्ट वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर? रॉलेट एक्ट ये वही एक्ट है जिसके बाद जो आपका अमृतसर वाला जो कांड हुआ था, जिसको जलियांवाला बाग कहते हैं, इसी का विरोध चल रहा था, जिसके बाद दो मुख्य जो नेतृत्वकर्ता थे उनको गिरफ्तार किया गया, और उनकी गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन हुआ जलियांवाला बाग में, जहां पर जो जनरल डायर थे उन्होंने गोलियां चलवा दी, जिससे बहुत हज़ारों में लोगों की मृत्यु हो गई थी। अदरवाइज़ वैसे मतलब जो सरकारी आंकड़े दिए जाते हैं वो कम है, लेकिन एक्चुअल में जो हुआ था वो जो आंकड़े थे वो बहुत ज़्यादा थे। तो ये 1919 में हुआ था, ठीक है। रॉलेट एक्ट 1919 में लागू किया गया था। इसने ब्रिटिश सरकार को बिना मुकदमे, मतलब इसमें ये था कि अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन, मतलब कुछ नियम थे, कोई भी प्रदर्शन करेगा, कोई भी विरोध करेगा, कुछ भी ऐसा करेगा तो उसको बिना किसी वकील दलील, मतलब उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसको ना वकील दिया जाएगा, ना उसकी जमानत होगी। इस तरीके के नियम थे इस एक्ट के अंदर, तो इस वजह से इसका विरोध हो रहा था। तो ब्रिटिश सरकार को बिना मुकदमे के व्यक्तियों को गिरफ्तार, नज़रबंद करने की अनुमति दी गई, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक अशांति और विरोध हुआ।
तो ये था हमारा आज का सेशन, ठीक है। ये टेलीग्राम नहीं है तो मैं आपको दूसरा दे दूँगा, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में, ये जो वीडियो था ये इसका पर्पज़ ये था कि आपको समझ में आए कि मैं किस तरीके से आपको सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। ये वाले हिस्ट्री के क्वेश्चन रैंडम थे, लगभग मैंने 1757 से लेकर 1947 तक की सारी चीज़ों को इसमें कवर कर लिया। लेकिन जब हम लोग सीरियल वाइज चीज़ें शुरू करेंगे तो हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे। दैट मीन्स अगर हम कल कोई आज हमने कोई टॉपिक पढ़ा, आगे आने वाले टॉपिक उससे रिलेट करेंगे, तो जब भी आप अगला टॉपिक पढ़ेंगे तो आप पीछे की इन्फॉर्मेशन आपकी काम आएगी। तो वो ना सिर्फ आपके रिवीजन रहेगा बल्कि आप एक कनेक्ट कर पाओगे चीज़ों को, तो वो लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रहेंगी। तो ये थी आपकी हिस्ट्री की क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो टॉपिक वाइज शुरू होंगी, और उसके बाद हम लोग इकोलॉजी और जियोग्राफी की क्लासेस भी लेके आएंगे। तो जो आपका जीएस सेक्शन है वो आपका कवर हो जाएगा। फिर आपका बचता है रीजनिंग वाली, ठीक, प्लस मैथ का सेक्शन, ठीक है। ये दोनों ही मैं पढ़ा दूंगा, मैथ मुझे कोई दिक्कत नहीं पढ़ाने में, ना ही रीजनिंग में, ठीक है। जीएस तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।